नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सल्ट की कामयाबी के बाद विधानसभा में दाखिल हुए सीएम तीरथ सिंह रावत पूजा अर्चना कर सरकारी कामकाज किया प्रारंभ, चौमुखी विकास का भी किया वादा। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, कंटेनमेंट जोन में नहीं मिलेगी ढील, 30 जून तक बरकरार रहेगी सख्ती। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस का कहर, एक मरीज को 125 इंजेक्शनों की जरूरत, 25 दिन तक रोजाना लगाए जाते हैं 10 इंजेक्शन। उत्तराखंड में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 2146 नए कोरोना के मामले आए सामने, 81 लोगों की हुई मौत। बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए अड़े साधु संत 5 दिन से कर रहे हैं आमरण अनशन, कोरोना के चलते यात्रा स्थगित कर सरकार ने लिया फैसला। हज यात्रा करने वालों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने वाले कर सकेंगे यात्रा, ऑनलाइन हेल्थ वेरिफिकेशन भी अनिवार्य। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, तीरथ कैबिनेट की होगी बैठक। खबर देहरादून से बता रहे हैं आपको, आज 11 बजे सचिवालय में होगी कैबिनेट की बैठक, कई बड़े फैसलों पर होगी चर्चा। खबर देहरादून से बता रहे हैं आपको, बैठक में कई अहम अधिकारी मौजूद रहेंगे। वहीं बढ़ते कोरोना को देखते हुए नई रणनीति तैयार की जाएगी और शिक्षा और चिकित्सा को बेहतर करने पर प्लानिंग भी की जाएगी। खबर देहरादून से बता रहे हैं आपको, वहीं पेयजल की जो समस्या चली आ रही है उस पर भी बैठक होगी और चर्चा की जाएगी। बैठक में किसानों के बकाया बिलों को लेकर भी हरी झंडी दी जा सकती है। और इसी खबर को लेकर देहरादून से विशेष संवाददाता राजेश जुड़े हुए हैं। जी राजेश जी, आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, मतलब मैं बता दूं कि 11 बजे सचिवालय में ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में जो है वो कैबिनेट बैठक शुरुआत होने वाली है। और ठीक 11 बजे के बाद जो है आज कई ऐसे निर्णय जो है जिससे जो है आज मोहर लग सकती है, यानी कि चर्चा जो है वो बड़े फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना का कहर चल रहा है और वहीं ये कहर जो है कहीं न कहीं मैदान से लेकर पहाड़ों तक अब तीव्र गति से फैल रहा है, तो इसके चलते एक नई रणनीति बनाने को लेकर के जो है एक बड़ा मंथन कैबिनेट में पास हो सकता है, क्योंकि एक दूसरी जो लहर है जो कहीं न कहीं लगातार ब्लैक फंगस के भी मामले लगातार प्रदेश में बढ़ रहे हैं, तो एक बड़ी चुनौती जो है वो राज्य सरकार के लिए बन चुकी है, क्योंकि आगे जिस तरीके से अभी जो लगातार कोरोना कर्फ्यू चल रहा है उसको देखते हुए भी एक पहल जो है, एक रणनीति जो है वो तैयार करनी होगी, क्योंकि बड़ा नुकसान जो है वो अभी तक राज्य सरकार को हो चुका है। और इसके चलते शिक्षा की बात करें, चिकित्सा की बात करें, तो उनको लेकर के भी एक बेहतर प्लानिंग की आवश्यकता है, जिसको लेकर के आज कैबिनेट में इस पर भी चर्चा होगी। और साथ में जो किसानों का बकाया बिल है उनको काफी लंबे समय से ये हर बार मांग उठती है कैबिनेट में भी, और तमाम जो बैठकें होती हैं उसमें किसानों के खासतौर से मुद्दे को लेकर के उसको लेकर के भी एक आज महत्वपूर्ण फैसला जो है वंदना वो आज 11 बजे के बाद कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है। राजेश जी, यहाँ हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से शिक्षा और चिकित्सा दोनों बहुत ही अहम क्या बोलते हैं पहल की जा सकती है, लेकिन अहम एक रोल है इस समय अदा कर रही है, लेकिन बात अगर शिक्षा की करें तो शिक्षा को किस तरह से प्लानिंग की जा सकती है, क्योंकि शिक्षा इन दिनों कोरोना काल में बहुत ज़्यादा बद से बदतर होती जा रही है। वहीं ऑनलाइन शिक्षा की बात करें तो लोग जो स्टूडेंट हैं वो इस पर ज़्यादा रुचि नहीं रख रहे हैं, तो इस पर क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है? बिल्कुल वंदना, क्योंकि जो सवाल है वो जायज है, क्योंकि लगातार काफी समय हो चुका है कोरोना की परिस्थिति से पूरा देश और प्रदेश जो है वो त्राहिमाम हो रहा है। और सबसे ज्यादा जो नुकसान है, जो नई पीढ़ी है, जो कहीं ना कहीं जो युवा है, जो बच्चे हैं, जिनको जो है शिक्षा की बेहद जरूरत है, और इनकी जरूरत को समझते हैं। भले ही ऑनलाइन जो है वो परीक्षा तो जरूर हो रही है, इनके क्लासेस जरूर लग रही है, लेकिन
कई समस्याएं जो है वो अभिभावकों को भी आ रही है, क्योंकि जब कोरोना भले ही चल रहा है लेकिन बीमारी से भी बचना है, तो इसको लेकर के जो एक प्लानिंग है वो शिक्षा को लेकर के बन सकती है। क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि 2 साल में काफी नुकसान जो है वो शिक्षा क्षेत्र में हो चुका है, और अभी भी जो तमाम स्कूल है, कॉलेज है, वो इस समय कोरोना काल में बंद पड़े हुए हैं, तो काफी एक नुकसान है। और लगातार जो है सरकार यही पहल है कि जो शिक्षा व्यवस्थाएं हैं, जो जरूरत की चीजें हैं, जो चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं, इनको दुरुस्त किया जाए, इनको लेकर के ठोस रणनीति जो है वो बनाई जाए। और इन्हीं तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज सरकार जो है, यानी कि कैबिनेट बैठक जो है वो ठीक 11 बजे सचिवालय प्रांगण में शुरू हो जाएगी, और उसमें तमाम मुख्यमंत्री सहित तमाम जो मंत्री है कैबिनेट से जुड़े, वो इस कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे। और लेकिन कोरोना काल के चलते अभी तक ये भी देखा गया है वंदना की हर बार जो है ब्रीफिंग होती है कैबिनेट की, लेकिन इस बार जो है ब्रीफिंग जो है प्रेस वार्ता जो है वो खास तौर से इस बार कैबिनेट की नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैसेज आया है वो उसमें यही है कि जो बैठक है, क्योंकि लगातार कोरोना बढ़ रहा है, तो इसलिए पत्रकारों से भी निवेदन किया गया है कि आप लोग अपने घर में ही रहे जितना कम से कम हो सकता है, और उस तरीके से जो अपडेट होगी कोरोना से संबंधित या कैबिनेट से संबंधित, वो सब अपडेट जो है वो जल्द जो है वो सरकार द्वारा कैबिनेट में जो भी इशू होंगे, जो भी फैसले लिए जाएंगे, उनकी जो बात हुई होगी, उनके सब तमाम चीजें जो है वो पत्रकारों को उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन आज जो फेस टू फेस एक वार्ता होती है, वो वार्ता जो है यानी प्रेस वार्ता जो है वो कैबिनेट की, वो आज पत्रकारों के साथ नहीं हो पाएगी सचिवालय में। तो फिलहाल तो कुल मिलाकर के वंदना इस समय दौर जो है वो कहीं ना कहीं इस समय कोरोना काल चल रहा है, और लगातार जैसे मैंने बताया कि आपको ब्लैक फंगस भी अब जो है अपना प्रदेश में अपनी धमक जो है वो कहीं ना कहीं फैलाए हुए हैं। 150 लोग जो है अभी तक ब्लैक फंगस से संक्रमित हो चुके हैं, और 14 से ज्यादा जो मौत का आंकड़ा है ब्लैक फंगस से, वो इस समय हो चुका है। और क्योंकि तैयारियां सबसे बड़ी समस्या यही है कि कोरोना चल रहा है, उसके बाद ब्लैक फंगस की जिस तरीके से दस्तक हुई है, तो कोई प्लानिंग जो है वो सरकार के पास नहीं। जी राजेश जी, जैसा कि आपने बताया कि ब्लैक फंगस के मामले देहरादून में बढ़ते जा रहे हो, इसी तरह से 199 मामले ऐसे हैं जो ब्लैक फंगस के देहरादून में पाए गए हैं। वही ऋषिकेश की बात करें तो ऋषिकेश हॉस्पिटल में भी 99 पेशेंट अभी भी ब्लैक फंगस के भर्ती हैं। फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर देहरादून से बता रहे हैं आपको, तीरथ सिंह आज कैबिनेट बैठक कर सकते हैं, जो कि उत्तराखंड सीएम है। तब कई बड़े फैसलों पर चर्चा भी करेंगे। बैठक में कई अहम अधिकारी मौजूद रहेंगे। और देहरादून से खबर आ रही है, जहां पर उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मरीज। खबर देहरादून से बता रहे हैं आपको, उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मरीज। प्रदेश में कुल संक्रमित संख्या 150 के पार हो चुकी है। वहीं 14 मरीजों की मौत भी हो गई है ब्लैक फंगस से। खबर देहरादून से बता रहे हैं आपको, राज्य को 15,000 इंजेक्शन भी दिए गए हैं। ब्लैक फंगस पर रोक लगाने के लिए इंजेक्शन भी दिए गए हैं। वहीं 14 मरीजों की मौत भी हो चुकी है ब्लैक फंगस से। ब्लैक फंगस से 15,000 इंजेक्शन भी राज्य को दिए गए हैं। देहरादून उत्तराखंड में तेजी से ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि अभी कुछ देर पहले ही बताया कि देहरादून में 199 के करीब ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं, और इसके साथ ही ऋषिकेश हॉस्पिटल्स में 99 पेशेंट अभी भी ब्लैक फंगस के हैं। और यही नहीं, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है उनमें भी ब्लैक फंगस के लक्षण पाए गए। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। फिलहाल राज्य को 15,000 इंजेक्शन दिए गए हैं। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ देहरादून से राजेश वर्मा विशेष संवाददाता जुड़े हुए हैं। जी राजेश जी, जिस तरह से ब्लैक फंगस के लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं, तो इस पर किस तरह से काबू पाया जाएगा?
बिल्कुल वंदना, मैं बता दूं कि लगातार जो ब्लैक फंगस के जो पेशेंट है वो लगातार बढ़ रहे हैं, और समस्या ये है कि सबसे ज्यादा जो समस्या है वो यही आ रही है कि इंजेक्शन जो है वो उनके उपलब्ध नहीं है। चाहे हम राजधानी की बात करें या तमाम जिलों की बात करें, तो ये एक बड़ी समस्या जो है अब तक जो है ब्लैक फंगस के जो पेशेंट है उनको लेकर के देखी गई है। लेकिन इस बार जो है 15,000 जो है इंजेक्शन जो है वो उनको दिए गए हैं, जो मिले हैं। और साथ ही जो एक बड़ी राहत वाली ये बात है कि 15,000 इंजेक्शनों से जो है कि कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस को लेकर के जो लगातार परेशान जो ब्लैक फंगस के मरीज हैं उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। लेकिन जो अभी तक की अगर संक्रमितों की सभी संख्या देखें वंदना, तो 150 के पार हो चली है, और जिसमें 14 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि ये तमाम अलग अलग जिलों से जो आंकड़े आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इतनी उम्मीद नहीं थी कि जो ब्लैक फंगस है वो जी राजेश जी, आप जब पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता रहे हैं कि देहरादून में ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, इसके साथ ही मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस का भी कहर देहरादून में देखा जा रहा है। ऋषिकेश, नैनीताल सहित कई जिलों में ब्लैक फंगस के मरीज देखे गए हैं। इसके साथ ही जिनकी इम्यून पावर सही नहीं है उन पर भी कोरोना और ब्लैक फंगस दोनों का ही असर देखा जा रहा है, लक्षण देखे जा रहे हैं। इसके साथ ही कैंसर रोगी, जिनकी डायबिटीज जो मरीज हैं, इसके साथ ही और भी कई मरीज हैं जिनमें ब्लैक फंगस के लक्षण देखे जा रहे हैं। और फिलहाल आज कैबिनेट मीटिंग होनी है, जिसके चलते कुछ अहम फैसले भी लिए जाएंगे चिकित्सा को लेकर के। तो ये देखना होगा कि स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ कैबिनेट में अहम योजनाएं की जाएंगी, इसके साथ ही क्या कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे। जिस तरह से ब्लैक फंगस के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, इस पर क्या राज्य सरकार अहम फैसला लेती है। लक्सर विकासखंड के सभी गांव में एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने सरकारी कर्मचारियों के साथ सामाजिक कार्यकर्ता की ग्राम निगरानी समिति बनाई। अब इस पहल का असर भी दिखने लगा है। हाल ही में लक्सर के डूंगरपुर गांव कोरोना के 6 मरीज मिले। प्रशासन ने इन्हें होम आइसोलेट करके मोहल्ले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया और साथ ही इसको सील भी कर दिया। ऐसे में एसडीएम द्वारा गठित समिति से जुड़े पुरुष महिला कार्यकर्ता पाबंद परिवारों के 50 से अधिक लोगों की गांव में ही हेल्प डेस्क बनाकर मदद कर रहे हैं। संक्रमित परिवारों तक कोविड की दवाई से लेकर खाने पीने की राशन तक हेल्प डेस्क के जरिए मदद पहुंचाई जा रही है, जिसको लेकर के न्यूज़ की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया और हेल्प डेस्क पर बैठक कार्यकर्ताओं से बातचीत की। आइए सुनते हैं। एसडीएम की पहल पर जहां आप ग्रामीणों में भी जो है यानी कि विधानसभा लक्सर के जो गांव पड़ते हैं उनमें भी जो है समिति जो है गठित कर दी गई है। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं, जो संक्रमित मरीज हैं, उनका जो है जो ध्यान रख रहे हैं, यानी कि जो खाने पीने की जो सामान है उसकी जो व्यवस्था है वो समिति द्वारा किया जा रहा है। कुछ जो समिति है यानी कि हेल्प डेस्क पर ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अनु जी, जिस तरीके से संक्रमित मरीज आपके गांव में पाए गए हैं, तो किस तरीके से आप जो संक्रमित मरीजों के परिवार को जो सहायता देते हैं? उन्हें कोरोना किट उपलब्ध की जा रही है। जो कोरोना पेशेंट हैं, हर तरीके की सुविधा उन्हें दी जा रही है। डीलर के द्वारा जो राशन दिया गया है वो भी इनको अलग बांट दिया गया है। पूरा इनका ध्यान रखा जा रहा है। संक्रमित का वो अभी ठीक है, संक्रमित व्यक्ति जो हैं वो ठीक हैं। तो एक और भी हमारे साथ में मौजूद है। आपका क्या नाम है? चंद्रकिरण जी, जिस तरीके से संक्रमित पाए गए हैं आपके गांव में, कितने व्यक्ति हैं और किस तरीके से जो उनको सहायता की जा रही है? यहाँ पे 4 लोग हैं, एक ही परिवार से हैं, और एक ही परिवार, किसी के संपर्क में ना है, बस यही। देखिए, यानी कि युवाओं के साथ साथ जो महिला हैं वो भी आगे आई हुई है। समिति द्वारा जो संक्रमित जो परिवार हैं उनको खाने पीने की जो व्यवस्था है वो कराई जा रही है, और साथ में एसडीएम की पहल का यहाँ कोरोना की चैन तोड़ने को लेकर कितना कारगर साबित होता है, ये साफ तौर पर यानी कि समितियों का जो असर है वो देखा जा सकता है। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल के न्यूज़ इंडिया, लक्सर, हरिद्वार। उत्तराखंड में भाजपा सेवा कार्यों के साथ साथ चुनावी मोड में एक नया मोड आ गया है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक अध्यक्षता में बीजापुर गेस्ट हाउस में
4 बजे कोर ग्रुप की बैठक बुलाई, जिसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी और इसके साथ 21 सदस्य भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आगामी फरवरी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर आचार संहिता में अब से केवल 7 से 8 महीने का वक्त ही बाकी रह गया है। सूत्रों की माने तो जून माह में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सेवा कार्यों पर फोकस करेगी और इसके साथ ही आगामी चुनाव के लिए माहौल बनाने की कोशिश करेगी। क्या रहेगी पार्टी की रणनीति? देखिए खास रिपोर्ट। महामारी के इस दौर में कोर ग्रुप की बैठक को लेकर विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। भाजपा द्वारा कोर ग्रुप की बैठक आहूत करने पर कांग्रेस ने सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस का कहना है कि लगातार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरता ही जा रहा है, जिसके चलते इस विपदा परिस्थितियों और बढ़ती कोरोना महामारी के बावजूद भी कोर ग्रुप की बैठक आहूत की गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि संकट परिस्थिति में भी भाजपा अपना वोट बैंक बढ़ाने और लोगों में अपनी पैठ जमाने में जुटी हुई है। लगातार अपने गिर रहे ग्राफ को देखते हुए और अपने पैरों से जमीन को खिसकते हुए देखकर आज उत्तराखंड भाजपा ने कोर कमेटी की बैठक आहूत की है। उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से कोरोना महामारी को मिसहैंडल किया गया, जिस तरह से लोगों की, जनता की दुर्दशा यहाँ पर हुई, चाहे वो ऑक्सीजन के अभाव में हो, वेंटिलेटर्स के अभाव में हो, इंजेक्शंस के अभाव में हो, दवाइयों के अभाव में हो, लगातार लोगों में आक्रोश बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा और भाजपा के लिए कहीं ना कहीं गुस्सा जगह जगह पर फूटता हुआ दिखाई पड़ा। उन सारी बातों के मद्देनजर अब भाजपा को चुनावी मोड में आने की सूझी है। मात्र 7-8 महीने बाकी रह गए हैं चुनाव को उत्तराखंड के अंदर। इस भाजपा ने आज अपने कोर कमेटी की बैठक आहूत करी है एक ऐसे संवेदनशील दौर में, एक ऐसे संकट काल में, एक ऐसी आपदा के समय में जब सारा फोकस इस कोरोना महामारी से लड़ाई में लगना चाहिए था। भाजपा का फोकस सिर्फ और सिर्फ चुनाव कैसे जीता जाए, लोगों में अपनी पैठ कैसे बढ़ाई जाए और अपना वोट बैंक कैसे लगातार उसमें वृद्धि की जाए, इस बात पर भाजपा का फोकस ज्यादा है। वहीं इस पूरे प्रकरण पर भाजपा भी अपनी प्रक्रिया देने में पीछे नहीं रही। भाजपा का कहना है कि कोर ग्रुप की बैठक में कोविड को लेकर संगठन की तरफ से किए जा रहे कार्य पर चर्चा की है। इसके अलावा संगठन स्तर पर इस तरह कार्यों को और कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी विचार किया जाएगा। इन 2 दिनों में उनकी संगठनात्मक विभिन्न प्रकार की बैठकें हैं। अभी आज प्रथम दिन उनकी हमारे जो प्रदेश के मोर्चे हैं उनके मोर्चा अध्यक्षों के साथ बैठक अभी चल रही है। उसके बाद उनके महामंत्रियों के साथ, प्रदेश के महामंत्री जो टोली होती है उनके साथ उनका बैठना होगा। उसके बाद शाम को हमारे प्रदेश के कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। कल के दिन भी वो पूरे दिन यहीं रहने वाले हैं और विभिन्न संगठनों के साथ बैठने वाले हैं। और इस दौरान उन्होंने जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के 7 साल का जो कार्यकाल पूरा हो रहा है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि उसको पूरी तरह से सेवा कार्य, कोरोना के दौरान जो लोग प्रभावित हुए हैं उन लोगों की मदद के लिए, सेवा के कार्यों के लिए पूरे उसको जो है किसी प्रकार का कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा, पूरी तरह से सेवा के कार्यों के लिए समर्पित किया गया है और उसी कार्य की उन्होंने समीक्षा कर रहे हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव से जुड़े कुछ विषय भी आ सकते हैं। हालांकि केंद्र में सरकार के 7 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन कोरोना के कारण बीजेपी इस बार कोई भव्य आयोजन या जश्न नहीं मना रही है। 7वां साल बड़ी सादगी से मनाया जाएगा, लेकिन कोर ग्रुप की बैठक ने राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। राजधानी से के न्यूज के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। खबर बाजपुर से है, जहां गांव विजयरामपुरा में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने 2 करोड़ 46 लाख की लागत से करीब 5 किलोमीटर मार्ग के निर्माण का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन संस्था को निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने के निर्देश भी दिए। बता दें कि ग्रामीणों द्वारा लंबे समय से कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे से खस्ता हाल में पड़े मार्ग के पुनर्निर्माण की मांग की जा रही है, जिसके निर्माण का कैबिनेट मंत्री ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया, जिसके चलते कुछ माह पूर्व प्रथम चरण में सड़क का निर्माण कार्य शुरू कराया जा चुका है। क्षेत्र में लगभग 10 किलोमीटर सड़क क्षेत्रीय नरखेड़ा, विजयरामपुरा, शीतपुरी
ये मिला के लगभग 10 किलोमीटर फ़र्क थी और जो जीवन स्थिति के हालात में थी। और इनको दो फेज़ में, फेज़ फर्स्ट और सेकंड में हमने इसका धन आवंटन करा के, और क्षेत्र की नगरखेड़ा वाली तो हमने 3-4 महीने पहले उसका शिलान्यास कर दिया था, उस पर काम भी काफ़ी हो गया है। और सेकंड फेज़ में ये विजय कैंप का शीतपुरी थी, इसका भी धन हमने सैंक्शन करा दिया था और टेंडर भी हो गया है। आज उसका शिलान्यास किया और मैं बहुत जल्दी इसको जनता की सेवा में इसको हम समर्पित करेंगे, जो लोगों की कई सालों से मांग थी। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में कोरोना महामारी के इस कठिन समय में भारत सरकार नेपाल सीमा के क्षेत्र खटीमा में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और भाजपा विधायक पुष्कर सिंह धामी द्वारा जरूरतमंद लोगों की समय समय पर मदद करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडरों की समस्या से निजात के लिए भाजपा विधायक धामी ने 65 ऑक्सीजन सिलेंडरों और फ्लोमीटर मास्क कंप्लीट किट का वितरण कर मदद करते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों जो कोरोना की दूसरी लहर आई, उस लहर में हमने यहाँ पर देखा कि ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी और हमारे अस्पतालों में भी ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे। इन सब को ध्यान में रखकर कि अब हमारे इस क्षेत्र के सीमांत क्षेत्र के अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत जगह पर संक्रमण है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पाता है, उसके कारण से बहुत लोगों को जो है बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम एक बार फिर विवादों में फंसता नजर आ रहा है। दरअसल राहुल प्रियंका गांधी सेना कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भास्कर चुग ने UJVNLL द्वारा डाक पत्थर बैराज के डाउनस्ट्रीम में कराए जा रहे कार्यों को लेकर चहेतों को लाभ पहुंचाने की बात कही है। साथ ही करोड़ों रुपए का बंदरबाट कर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है। एक ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए या 2 ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए, उनकी कमाई कराने के लिए उत्तराखंड जल विद्युत निगम जनता के पैसे को, आपके और मेरे टैक्स के द्वारा दिए गए पैसे को किस तरह से उसका मिसयूज कर रहा है, किस तरह से वर्ल्ड बैंक के पैसे का मिसयूज कर रहा है। हमारा सवाल यह है, जब एक टेंडर हमारा हो गया, एक काम हमने कर दिया, तो 2 साल के अंदर उसी काम को दोबारा कराने का अर्थ सिर्फ और सिर्फ मेरी निगाह में तो यह है कि जो काम पहले हुआ उसकी जांच में कहीं उस काम का खुलासा ना हो जाए, उसमें हुए घोटाले का खुलासा ना हो जाए। इस घोटाले को दबाने के लिए दोबारा से उन्हीं गेट्स पे, उन्हीं चीजों पे काम करने का ये लोग काम कर रहे हैं। इस चीज को राहुल प्रियंका गांधी सेना सहन करने वाली नहीं है। नैनीताल हाईकोर्ट ने मसूरी देहरादून की तलहटी में गैर कानूनी निर्माण मामले में रिपोर्ट पेश की और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के विषयवार नगर आयुक्त देहरादून को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही 9 जून को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में देहरादून निवासी रीनूपाल की जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने 30 डिग्री से अधिक ढाल पर बने निर्माण को उत्तराखंड के बिल्डिंग बाय लॉज के खिलाफ होने के कारण सील करने को निर्देश दिए। ये आदेश मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण और नगर निगम देहरादून को क्रियान्वयन करने के लिए कहा गया है।
पंतनगर में नगला में जो स्टेट हाईवे की लैंड है और साथ ही जो पंतनगर यूनिवर्सिटी और तराई स्टेट फार्म की लैंड है, इस पर बड़े पैमाने पर पिछले कुछ सालों में अतिक्रमण हुए हैं। जिलाधिकारी महोदय से इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई थी, तो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जो कमेटी वहाँ पर गई थी, उन्होंने माना कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट है और यहाँ तक कि सड़क की चौड़ाई जो 32 मीटर थी वो मात्र 17 मीटर रह गई है और पंतनगर यूनिवर्सिटी की लैंड पर भी बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट हुए हैं। और साथ ही जिलाधिकारी महोदय ने इस बात को भी एक्सेप्ट किया अपनी रिपोर्ट में कि जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और पंतनगर यूनिवर्सिटी है, उनके द्वारा भी इस मामले में जो कार्रवाई की जानी थी वो नहीं की गई है, जिस कारण पिछले कुछ सालों में भारी संख्या में अतिक्रमण सार्वजनिक संपत्तियों पर हो गया है। तो इस पर कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेते हुए जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी महोदय से कहा है कि वो 23 जून तक इन अतिक्रमणों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें और कोर्ट में जो कार्रवाई की गई है उसकी रिपोर्ट फाइल करें। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंतनगर नेशनल हाईवे नगला और पंतनगर यूनिवर्सिटी की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी उधम सिंह नगर से इन अतिक्रमण पर कार्रवाई कर 23 जून तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 23 जून की तारीख को तय की है। में नगला में जो स्टेट हाईवे की लैंड है और साथ ही जो पंतनगर यूनिवर्सिटी और तराई स्टेट फार्म की लैंड है, इस पर बड़े पैमाने पर पिछले कुछ सालों में अतिक्रमण हुए हैं। जिलाधिकारी महोदय से इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई थी, तो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जो कमेटी वहाँ पर गई थी, उन्होंने माना कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट है और यहाँ तक कि सड़क की चौड़ाई जो 32 मीटर थी वो मात्र 17 मीटर रह गई है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और पंतनगर यूनिवर्सिटी है, उनके द्वारा भी इस मामले में जो कार्रवाई की जानी थी वो नहीं की गई है, जिस कारण पिछले कुछ सालों में भारी संख्या में अतिक्रमण सार्वजनिक संपत्तियों पर हो गया है। तो इस पर कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेते हुए जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी महोदय से कहा है कि वो 23 जून तक इन अतिक्रमणों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें और कोर्ट में जो कार्रवाई की गई है उसकी रिपोर्ट फाइल करें। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से बड़ी खबर, केंद्र सरकार की राज्यों को सलाह। दिल्ली से खबर बता रहे हैं आपको, जून के अंत तक लॉकडाउन जारी रखने की दी सलाह। खबर दिल्ली से बता रहे हैं, देश में बढ़ रहे कोरोना पर लगेगा ब्रेक। जिस तरह से दिल्ली में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, उस तरह से केंद्र सरकार की राज्यों को सलाह दी गई है कि दिल्ली में जून के अंत तक लॉकडाउन जारी रखने की सलाह दी गई है। देश में बढ़ रहे कोरोना पर इससे ब्रेक लगेगा। केंद्र सरकार की राज्यों को सलाह। खबर दिल्ली से बता रहे हैं आपको, दिल्ली से बड़ी खबर बता रहे हैं, जून के अंत तक लॉकडाउन जारी रखने की सलाह दी गई है। देश में कोरोना का कहर जिस तरह से बढ़ रहा है, उस पर ब्रेक लगाने के लिए जून तक लॉकडाउन करने की केंद्र की तरफ से सलाह दी गई है। खबर दिल्ली से बता रहे हैं आपको, कोरोना पर ब्रेक लगाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से सलाह दी गई है। राज्यों को यह सलाह दी गई है, जून तक लॉकडाउन करने की केंद्र की तरफ से राज्यों को सलाह दी गई है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।